नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो रही है कि एक तरफ सरकार जो ये चाहती है कि किसी भी हाल में देश में बढ़ता हुआ मिशनरी धर्मांतरण रुके, क्योंकि उसके लिए आधार बनने वाला विदेशी जो चंदा आया करता था उस चंदे पर निगरानी रखनी जरूरी है ताकि देश को बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जिसे ये मंजूर नहीं, और यही वजह रही कि एफसीआरए को अब जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक भेज दिया गया है। कहानी शुरू होती है संसद के मॉनसून सत्र के 18वें दिन से, यानी अब 18 दिन हो चुका है। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को पेश कर दिया। हालांकि सरकार का उद्देश्य इस बिल को तुरंत पारित कराना या उस पर चर्चा शुरू कराना नहीं था। सरकार ने केवल इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि इसके सभी प्रावधानों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव सदन में रखा गया, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की कि इस बिल को पूरी तरह वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समेत पूरा विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, और बिल को जेपीसी के पास भेजने से सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक सरकार ऐसा कोई भी बिल नहीं लाई है जिसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ न माना गया हो। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और सदन का माहौल काफी गर्मा गया। कैसे, आप भी देखिए। तो सरकार एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आओ आप? टीआर बालू जी, 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 ओनली टीआर बालू जी, टीआर बालू। You suddenly bring the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the judge. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए। If मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टीआर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. तो देखा आपने कि किस तरीके से हंगामे की तस्वीर सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर विपक्ष को इस बिल से तकलीफ क्या है। तो आज जनमत में इसी बात का विश्लेषण होगा।
आज हम आपके सामने इन्हीं बिंदुओं को क्रमवार रखेंगे कि आखिर बिल से कांग्रेस और पूरे विपक्ष की समस्या क्या है। दरअसल सरकार ने भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के लिए विदेशी फंडिंग को अहम भूमिका उसमें निभाती है, ये कहा जाता है। हालांकि सीमा पार से आने वाले इस पैसे की सही निगरानी भी जरूरी है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए कानून विदेशी फंड को रोकता नहीं है, बल्कि उसके सही इस्तेमाल और रिपोर्टिंग के नियम तय करता है। एफसीआरए वो कानूनी ढांचा है जो भारतीय व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों और अन्य पात्र संस्थाओं को जो विदेशी फंडिंग प्राप्त होती है उसके उपयोग करने के तरीके को नियंत्रित करता है। इसका प्रशासन गृह मंत्रालय यानी एमएचए करता है। ये कानून विदेशी दान पर रोक नहीं लगाता है, बल्कि इस धन के मिलने, उपयोग करने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है, नियम तैयार करता है। और इसलिए प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित प्रणाली को और मजबूत करने का प्रयास करता है। हालांकि हजारों संगठन वैध धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान का उपयोग करना जारी रखते हैं। कुछ संगठनों की जांच से यह सवाल भी उठा है कि क्या विदेशी धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए ही हो रहा था जिसके लिए यह मिला है, या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। मोदी सरकार ने 13 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया और यहीं से विपक्ष को एफसीआरए कानून से समस्या आनी शुरू हो गई। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये कौन से संगठन थे और ये क्या करते थे और क्यों बैन हुए, जिससे आपको विपक्ष के पूरे एजेंडे का पता चल जाएगा। सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड हाल ही के मामलों में दिल्ली एनसीआर स्थित पर्यावरण और जलवायु संगठन सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जिसका एफसीआरए लाइसेंस जनवरी 2026 में रद्द कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली और गाजियाबाद में संगठन के कार्यालय परिसर, एक व्यापारिक दुकान और 2 आवासों पर तलाशी ली। रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसी विदेशी गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल की जांच कर रही थी। परामर्श शुल्क के नाम पर इस संगठन को रकम मिली थी। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे थे कि क्या विदेशी धन का इस्तेमाल अंततः सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। यह आरोप महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशी दान का उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और उसका उचित लेखा जोखा रखना भी अनिवार्य है। यह मामला जलवायु, पर्यावरण और विकास जैसे संवेदनशील नीतिगत क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी फंडिंग वाले संगठनों के बारे में चिंता को भी उजागर करता है। मुद्दा यह नहीं है कि कोई संगठन ऐसे विषयों पर काम कर सकता है या नहीं, यह मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त विदेशी धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से और भारतीय कानून की सीमाओं के भीतर किया जा रहा है या नहीं। लेकिन एजेंसी के अनुसार सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड मिलने वाली राशि का उपयोग भारत में फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी FFNPT को बढ़ावा देने और ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले नैरेटिव चलाने के लिए किया जा रहा था। एडवांटेज इंडिया ये दूसरा मामला है। यह दूसरा मामला एडवांटेज इंडिया से जुड़ा हुआ है, जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार से जुड़ा एक गैर लाभकारी संस्था है। सीबीआई ने तलवार और संस्था के खिलाफ एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप लगाया। सीबीआई के अनुसार एडवांटेज इंडिया को 2012 और 2016 के बीच विदेशी योगदान के रूप में लगभग 90 करोड़ 72 लाख रुपए प्राप्त हुए। संगठन को रक्षा कंपनियों एयरबस और MBDA से भी दान प्राप्त हुआ। जांच में पता चला कि गैर लाभकारी गतिविधियों के लिए आवंटित विदेशी चंदे का दुरुपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया है। जांच में एक उदाहरण के तौर पर तलवार की विदेशी यात्रा का खर्च भी बताया गया। संगठन ने मई 2015 से जनवरी 2016 के बीच उनकी विदेश यात्रा पर 30,37,000 रुपए खर्च किए। जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि एडवांटेज इंडिया ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल वेब इंपैक्ट्स द्वारा प्राप्त ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के लिए गिरवी के तौर पर किया था। वेब इंपैक्ट्स तलवार और उनके परिवार की कंपनी है। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया।
एक अन्य आरोप चिकित्सा शिविरों से संबंधित था। संगठन ने बिल पेश करते हुए दावा किया कि आस्था फार्मा और हिंद फार्मा से 26 करोड़ 97 लाख की दवाएं खरीदी गई। हालांकि दोनों कंपनियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनका संगठन के साथ कोई लेन देन ही नहीं हुआ था। उधर सीबीआई ने यह भी बताया कि एडवांटेज इंडिया तलवार के परिसर से संचालित होती थी और उसने 2012 से 2015 के बीच उन्हें किराए के रूप में 80 लाख रुपए का भुगतान किया था। एजेंसी ने इसे विदेशी योगदान का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने का एक और उदाहरण माना। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन इंडिया की अगर बात करें तो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन इंडिया समूह के चैरिटी संगठनों पर भी विदेशी चंदे से जुड़े आरोप लगे। तेलंगाना अपराध जांच विभाग की आर्थिक अपराध शाखा ने समूह से जुड़े 7 चैरिटी संगठनों के 26 बैंक खाते फ्रीज कर दिए। उधर ओएम इंडिया के चैरिटी समूह के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी एल्बर्ट लॉयल की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। ईसाई प्रचारक जोसेफ डिसूजा, उनके बेटे जोश डिसूजा और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आरोपों के अनुसार इन संगठनों को धर्मार्थ गतिविधियों के लिए विदेशी दान की बड़ी रकम मिली थी, लेकिन जांचकर्ताओं ने पाया कि कुछ धनराशि का तो बाद में दुरुपयोग किया गया और हेराफेरी भी की गई। जांच जारी रहने के दौरान धन के आगे प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से बैंक खातों को फ्रीज तक किया गया था। अधिकारी एफसीआरए के संभावित उल्लंघनों की भी जांच कर रहे थे। एक और फाउंडेशन, न्यू होप फाउंडेशन। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के उल्लंघन के कारण तमिलनाडु के न्यू होप फाउंडेशन और कर्नाटक के होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज नामक 2 ईसाई प्रचारक संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया। दोनों संगठनों को गॉस्पेल फॉर एशिया और संबंधित संस्थानों से विदेशी धनराशि प्राप्त हुई थी। न्यू होप फाउंडेशन को 2017-18 और 2019-20 के बीच विदेशी योगदान के रूप में 42 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए, जबकि होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज को इसी अवधि के दौरान 49 करोड़ रुपए से अधिक मिले। ये मामला गॉस्पेल फॉर एशिया की भारतीय शाखा और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन के संबंध में पहले की गई कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सामने आया। इन संगठनों से जुड़े विदेशी दानदाताओं में अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और फिनलैंड स्थित संस्थाएं शामिल थी और इस मामले ने इस बारे में सवाल उठाए कि धार्मिक और धर्मार्थ संगठनों को जो बड़े पैमाने पर विदेशी योगदान मिले, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा था और क्या ये धनराशि अधिकारियों को घोषित गतिविधियों के दायरे में रही। इंडिया रूरल इवेंजिकल फेलोशिप। अगस्त 2025 में गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में मौजूद चर्च से संबंधित संगठन इंडिया रूरल इवेंजिकल फेलोशिप का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया। अब देखिए कौन कौन से राज्य हम पकड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहां जो कि बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां पर विपक्षी दल की सरकार है। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो आरोप यह है कि IREF को 2019 और 2024 के बीच अपनी अमेरिकी और यूके शाखाओं से लगभग 28 करोड़ से ज्यादा धनराशि प्राप्त हुई। जांचकर्ता ने खुलासा किया कि कल्याणकारी गतिविधियों के लिए निर्धारित धन को व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। 1972 में स्थापित इस संगठन ने अपने कार्यों में शिक्षा, बच्चों के छात्रावास, धर्म प्रचार और ईसाई साहित्य वितरण को शामिल बताया। हालांकि गृह मंत्रालय को जबरन धर्म परिवर्तन, विदेशों में चंदा इकट्ठा करने के लिए बच्चों की तस्वीरों का दुरुपयोग और विदेशी मिशनरीज से जुड़े उल्लंघनों की शिकायत प्राप्त हुई। आरोपों में राजनीतिक लामबंदी के लिए विदेशी धन के उपयोग का आरोप भी शामिल था। कानूनी अधिकार संरक्षण मंच ने गृह मंत्रालय को आरोप से संबंधित दस्तावेजी और मल्टीमीडिया सामग्री सहित एक शिकायत सौंपी थी। वहीं हार्वेस्ट इंडिया की भी अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के उल्लंघन के कारण मिशनरी संगठन हार्वेस्ट इंडिया का एफसीआरए पंजीकरण भी रद्द कर दिया था। कानूनी अधिकार संरक्षण मंच ने संगठन पर विदेशी निधियों का इस्तेमाल धर्म प्रचार गतिविधियों के लिए करने का आरोप लगाया। आरोप के अनुसार हार्वेस्ट इंडिया को 2017-18 और 2019-20 के बीच लगभग 19 करोड़ से ज्यादा विदेशी योगदान प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि संगठन के पास सामुदायिक केंद्रों और धन प्रचार गतिविधियों में शामिल पादरियों का एक बड़ा नेटवर्क था। शिकायत में पादरियों के वेतन, चर्च के रखरखाव और अन्य मिशनरी गतिविधियों के लिए विदेशी निधियों के उपयोग पर सवाल उठाए गए। संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सुरेश कुमार पर अमेरिका में एक सम्मेलन के दौरान राजनीतिक और हिंदू विरोधी टिप्पणी करने का भी आरोप लगा। एक भाषण में तो उन्होंने कहा था कि अभी हम हिंदू शासन के अधीन हैं, हमारे प्रधानमंत्री बुरे आदमी हैं।
अब सोचिए, एक संगठन जो विदेशों से चंदा ले रहा है और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के लिए विदेशी मंच पर कैसी बातें करता है। उन्होंने चुनाव से पहले प्रार्थना करने की अपील करते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये पार्टी दोबारा सत्ता में आए और इसलिए हार्वेस्ट इंडिया के खिलाफ आरोप में न केवल वित्तीय प्रश्न शामिल थे बल्कि धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी वित्त पोषित संगठनात्मक गतिविधियों का उपयोग भी शामिल था। इसके अलावा समानता अध्ययन केंद्र यानी CS, ये भी ऐसा संगठन है जिसने राशि तो ली लेकिन राशि का दुरुपयोग देश विरोधी और धर्म विरोधी कार्यों में किया और यही वजह है कि सरकार ने सीधे तौर पर ऐसे जो धर्मांतरण की मिशनरीज हैं, धर्मांतरण की जो संस्थाएं लगातार धर्मांतरण में लिप्त हैं, जो धर्मांतरण के पिशाच हैं, उन पर चाबुक चलाने के लिए ये संशोधन लाना उचित समझा। लेकिन सवाल ये है कि इस संशोधन से विपक्ष को परेशानी क्यों है? क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष गाहे बगाए ये वो संस्थाएं हैं जिनको विपक्ष की पार्टियों का संरक्षण वरदहस्त प्राप्त था और यही वजह रही कि सरकार द्वारा लाए गए इस कानून से सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को हो रही थी। सवाल कई है, जवाब आपके सामने है। देश अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की ओर अग्रसर है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली जिले में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेहरौली जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में राष्ट्रभक्ति का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। यात्रा में मुख्य रूप से दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और दिल्ली बीजेपी संगठन महामंत्री पवन राणा शामिल हुए। इनके साथ हजारों की संख्या में क्षेत्रवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जय घोष किए, जिससे पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा की भव्यता और दिव्यता को लेकर स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी ने हर घर तिरंगा अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में झंडा यात्राएं शुरू की गई हैं। आज साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के दोनों जिलों में, चाहे वो मेहरौली जिला है चाहे वो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। अभी हम मेहरौली जिला की जो तिरंगा यात्रा उसमें शामिल हुए हैं और आप देख सकते हो कि हजारों युवा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। आप सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर हाथ तिरंगा होना चाहिए, हर अभियान तिरंगा होना चाहिए। उस निमित्त हमने मेहरौली में एक दो अच्छे पवन स्थान से हमने जो शुरू किया था वो मसूदपुर डेयरी में शहीद भगत सिंह पार्क, वहाँ भगत सिंह जी को माल्यार्पण करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए और वहाँ से पूरे जोश से, और मुझे लगता है बड़ी मात्रा में जो युवा के जिसे हम कहते हैं अल्फा जी जिसे कहते हैं कि वो सब बड़ी मात्रा में इस यात्रा में शामिल थे। तो आप भी हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि तिरंगा ही हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। छात्र इन परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14वीं JPSC पर प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी अन्य मांगों पर भी ठोस कार्रवाई चाहते हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं और तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ को रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन छात्र हैं जिन्हें जेनजी युवा भविष्य कहा जाता है, वो भविष्य किस तरीके से सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, इसका जायजा खुद हमारी टीम ने ग्राउंड पर पहुंच कर लिया है। मेरे सहयोगी प्रेम छात्रों के बीच पहुंचे,
उनका दर्द समझा, वो तकलीफ समझी जिसे सरकार अब तक नहीं सुन सकी है। ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए। कि छात्र और ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हमारी जो कन्वर्सेशन हुई उसमें छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी पूर्ण मांगों पर सहमति सरकार के साथ नहीं बन जाती है तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इस वक्त मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप इधर देखेंगे, ये प्रोटेस्ट का जो स्थल है, ये वाला जो टेंट आपको नजर आ रहा है, ये छात्रों का टेंट है, यानी कि जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको इस साइड भी एक टेंट नजर आएगा जो कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी JLKM उसका टेंट है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड है, इसलिए छात्र इधर बैठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2 टेंट लगा हुआ है। एक आयशा का टेंट भी लगा था, जिस दिन नेहा बोरा आई थी, आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, एक आयशा का टेंट लगा था, लेकिन अभी हमें यहाँ आने के बाद जो जानकारी मिली है कि उसे हटा दिया गया है। तो अब 2 टेंट बचे हैं, इसी दोनों टेंट में छात्र रुके हुए हैं। आप देखेंगे अभी छात्रों की ये लाइन लगी हुई है, खाना जो है खिलाया जा रहा है छात्रों को, जो प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं उनके लिए खाने की भी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर छात्रों का प्रोटेस्ट वृहद स्तर पर जा रहा है और छात्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक हमारी पूर्ण मांग सरकार नहीं मान लेती है तब तक हम अपने जगह से नहीं हटेंगे। 19वें दिन भी छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो अनवरत जारी है। लाठीचार्ज हुए उसके बाद भी स्पिरिट में कमी हमें नजर नहीं आ रही है छात्रों की। ये वो मंच है जहां पर सारे छात्र बैठे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, जो रद्द, रिफॉर्म और CBI जांच, 3 मांगे हैं। यही 3 मांगे हैं ना कुल मिलाकर आप लोगों की? जी, हम लोग का सबसे मेन मांग तो आपका CGL रद्द करवाना था। उसके बाद 14 JPSC के बाद बैकलॉग तो 23 का, बैकलॉग 25 का, उसके साथ ACF, FRO जितना भी एग्जाम TTPL कंपनी लिए सारा रद्द होना चाहिए, है ना। उसको 11 से 13 वाला का भी जांच चाहिए हम लोग को CBI, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ है। CBI के साथ साथ ED का भी एंट्री हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का टाइप से एक केस हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसा का ट्रांसफर हेर फेर आए दिन डेली अखबार में आप लोग देख ही रहे होंगे, और हम लोग जान ही रहे कब से। इतना सरकार को भी पता है और हाईकोर्ट को भी पता है, फिर भी ये मुद्दा को दबाने की कोशिश किया जा रहा है बार बार। एक चीज समझाइए, TDPL को लेकर आप लोगों का कहना है TDPL ने जितने भी परीक्षा करवाए हैं उसकी समीक्षा हो। जी रद्द ही डायरेक्ट रद्द करे, उसके बाद जांच करते उस पर रहे, क्योंकि रद्द नहीं करेंगे तो ये लोग इसी पे घुमाते रह जाएंगे। नहीं, जांच चल रहा, मामला जांच चल रहा, कब तक जांच चलेगा? हम लोग आज 25-26 साल से झारखंड में, इतना एज हो गया, बाल दाढ़ी पक गया हम लोग का, यही सब करते करते। कब तक आप लोग इस बात को दुहाई देते रहेंगे? नहीं, केस कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस। आपके अंदर में नहीं है कुव्वत जो करने के लिए? आप क्यों बने हैं सरकार के मुखिया? आखिर झारखंड आप चला रहे हैं, क्या करके चला रहे हैं? आप सरकार बनाने से पहले बोला साल में 5 लाख वैकेंसी नियुक्ति करेंगे, हर साल 3 JPSC के एग्जाम लेंगे, तो यही 3 JPSC ले रहे हैं सीट बेच कर करके, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जब यहाँ लोग उनसे बात करने के लिए जाता है तो बर्थडे मनाने गोटा चले जाते हैं, और रात को लाइट बुता कर लाठी। सरकार के साथ आप लोगों की 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया, तीनों दौर की बातचीत। जी, परिणाम वही निकला, वो बस आश्वासन दिए कि हम 14वीं JPSC रद्द कर रहे हैं, और उसके साथ 2 बैकलॉग की परीक्षाएं 23 और 25 की, वो भी बस बोले हैं अभी तक। कल भी सदन में बोले, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। जब वार्ता हुई उसके बाद आपको जो 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जो सुप्रिया भट्टाचार्य की वाइफ हैं, और 2 मेंबर जमाल अहमद और एक है मैम, ये तीनों परसों के दिन 2-3 दिन पहले इनका इस्तीफा हुआ है। कैसे? इतना दिन पहले क्या कर रहे थे लोग? जब दागी हैं आपको सब। कल भी सदन में माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम लोगों को पता है, चोर पकड़ लिए हम लोग। जब चोर है, चोरी पकड़ ही लिए, तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं आप लोग? और दूसरे से क्या सबूत खोद रहे हैं आप? आपकी नहीं है दायित्व कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लाठीचार्ज हुई उसके बाद स्पिरिट में कोई कमी है ऐसा कि अब थोड़ा माहौल शांत हुआ? लाठीचार्ज के बाद कोई कमी नहीं है। उसके बाद हमको लगता है कि ये और भड़क गया है, क्योंकि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहाँ पे जाने के बाद जब अंधेरा हो गया, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, बात हुआ कि आप लोग बैठे रहिए। अचानक से लाइट बंद होता है, स्ट्रीट लाइट, और आते हैं उधर से और सबको मारा जाता है। बत्ती बुझाकर लाठीचार्ज मारा गया है, स्ट्रीट लाइट ऑफ करके, और सबको मार करके। अब जब अंधेरा में कोई मार खाएगा तो पता नहीं बेतहासा दौड़ कर भागेगा। वही हुआ उस दिन के बाद। और उसके बाद सरकार क्या करती है अपने तरफ से कि सबको अपने अपने जगह पे भेजने के लिए सरकारी बस का इंतजाम करती है।
कुछ बच्चे चले जाते हैं। उदी अभी संख्या कम लग रही है, बट ये धीरे धीरे अभी और बढ़ेगा। इस मंच पर जितने लोग हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या कोई और भी है, मतलब जो जॉब कर रहे हैं या सारे तैयारी करने वाले छात्र हैं? हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें बहुत सारा लोग छात्र है, सिर्फ छात्र है, और बाकी कुछ लोग हैं बट उनके बारे में नहीं कहा जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ छात्र ही हैं। ये सिर्फ छात्र प्रोटेस्ट ही है और कोई नहीं है इस प्रोटेस्ट में शामिल। तो इस आंदोलन को आप लोगों ने पॉलिटिसाइज्ड भी नहीं होने दिया, जो नहीं, लगे कि राजनीतिकरण ना हो आंदोलन का, छात्रों का आंदोलन छात्रों का बना। वहाँ बैनर लगा हुआ है कि मंच से किसी भी प्रकार का भाषणबाजी नहीं चलेगा। वहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने ना, जो भी बोला जाएगा छात्र के लिए बोला जाएगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है आप लोगों के द्वारा, बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट मूव क्या होगा आप लोगों का, अगला कदम क्या होगा? हमारी बात सरकार से आप लोगों की बातचीत हुई, नहीं माना सरकार ने, मतलब सारी चीजों पर सहमति नहीं बनी, अब नेक्स्ट मूव क्या है? बात चल रही है हमारी अभी। ये बताइए, लाठीचार्ज भी हुआ, इसके बाद क्या स्पिरिट में कमी आई है? हमारा हिम्मत अभी तक टूटा नहीं है। हमारा मांगे जो है जायज है, जायज मांगों के साथ आदमी अगर खड़ा रहता है ना तो हिम्मत उसकी बढ़ती है। कितनों अब दबाने का कोशिश कीजिए ना, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। अगला कदम क्या होगा? जितना दबाया जाएगा उतना हम लोग का शक्तियाँ बढ़ते जाएगी। अगला कदम जो यही होगा कि हम लोग सीएम घेराव की प्लानिंग चल रही है अभी। आप लोगों की राहुल गांधी से मतलब ये थी, अपील थी कि राहुल गांधी आए, प्रयागराज गए राहुल गांधी, लेकिन झारखंड नहीं आ पाए। राहुल गांधी प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन जबकि उसका यहाँ उसका सत्ता चल रहा है, लेकिन ये वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ जब वो छात्र का मुद्दा लेके पूरा दिल्ली में आंदोलन कर सकता है, रोड में प्रदर्शन कर सकता है, प्रधानमंत्री आवास घेर सकता है छात्रों के लिए, तो हमारी मांग भी तो इस छात्र के लिए ही, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? यहाँ तो आपकी सत्ता है, वहाँ अपोजिट का सत्ता था तो आप बढ़ चढ़ के लड़ाई किए। जब यहाँ आपकी सत्ता हो गई तो आप चुप्पी छात गए, यानी वहाँ भी पॉलिटिशियन खेल रहे थे। झारखंड की छात्रा होने के नाते देश के लोग देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? हम झारखंड के छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि हम जब मर मिटने के लिए तैयार है तो आप लोग लाठियाँ खाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आज अगर 2 लाठियाँ खा लीजिएगा तो जिंदगी भर समाज की लाठी खाने से बच जाइएगा। इसीलिए सभी से आग्रह करते हैं कि आप इनकी भाभी हैं, आप भी इनके साथ ही जब से ये बैठी हैं तब से आप? नहीं, मैं तो यहाँ आती जाती हूँ, मैं बगल में हूँ। अच्छा, मैं घर से आती जाती हूँ डेली। तो आपके परिवार की भी बैठी हैं, तो कई परिवार के बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों के हिस्से से कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या है, बच्चा को यही कहना चाहेंगे, बच्चा लोग को पढ़ा लिखा के इतना समय बर्बाद कर दी सरकार और सीट को बेची जा रही है। बच्चा लोग को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर आएगा, बच्चा लोग क्या करेगा? बच्चा लोग का पेरेंट्स लोग भी बोलता है ना। पीछे शिबू सोरेन की फोटो है, झारखंड के मतलब सिरमौर उनको कहा जाता है जी। तो शिबू सोरेन है, पीछे तो उनको आप लोगों ने रखा है, आगे मुख्यमंत्री पद पे उनके बेटे हैं। तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन में क्या फर्क नजर आया, एक झारखंडी होने के नाते आपको क्या लगता है? इधर देखिए, शिबू सोरेन तो एक माननीय व्यक्ति रहे हैं, जिन्हें हम लोग झारखंड वासी दिसुम गुरु कहते हैं। उन्होंने झारखंड को अलग इसी दिन को देखने के लिए तो नहीं किए थे। अब शिबू सोरेन जी अपने एक समय में राज्य में जितना करना चाहिए वो बढ़ चढ़ के किए, लेकिन उनके बेटे इस तरह का हरकत करके वो अपने पिताजी का अपमान करने का भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे इतने दिन में भूख स्ट्राइक पे बैठे हुए, लेकिन उनको अभी तक ये मांगे नहीं सुनना चाह रहे हैं, नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? एक आपको तपस्या जैसा हो गया है ये आप लोगों का। आपको सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए भी हैं, और सरकार से कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि सरकार जैसे हम लोग मांग की है, ये हम लोग संवैधानिक तरह से, और हम लोग मांग जो की है, हम लोग की मांग पत्र जो सौंपे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। 9 दिन के भूख हड़ताल के बाद आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? पहले ये बताइए। थोड़ा तो वीकनेस फील है, कमजोरी फील होता है, और जब उठ खड़ा होते हैं तो खुद से उठ नहीं पाते हैं, बट अभी ठीक ठाक है, उतना भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के मांगों के बाद जो आप लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर आप लोग क्या सोचते हो, कैसे देखते हो इस पूरे लाठीचार्ज को, और जो भी आप लोगों के प्रोटेस्ट में जो चीजें निकल कर सामने आई है, कैसे देख रहे हो पूरे चौस को? थोड़ा सा गलती की गई सरकार की तरफ से, कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे जो छात्र लोग बैठे हुए, साथी लोग बैठे हुए थे, वो शांतिपूर्ण पीसफुल बैठे हुए थे वहाँ पे,
ना कोई तोड़ फोड़, ना हु हल्ला कर रहे थे, ना कोई अभद्र गालियाँ दे रहे थे। शांति बिल्कुल हम शांत तरह से बैठे हुए थे। फिर भी वहाँ पे अंधेरे में लाइट ऑफ करके चारों बगल से घेर कर लाठियाँ बर्बरता पर पीट देना, ऐसा लग रहा था जैसे जालियाँ बाग आता है, फिर से चालू कर दिया है। बट ये सरकार की नाकामी है। सरकार ये चाह रही है कि प्रोटेस्ट को हम लोग लाठीचार्ज कर वाटर कैनन चालू कर आंसू गोले छोड़कर प्रोटेस्ट को कमजोर किया सके। बट कहने ऐसा नहीं है। जितना उन्होंने उस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया, प्रोटेस्ट और मजबूती से खड़ा हो रही है और ये वालों को यहाँ पे और भाग डर वर तो नहीं लग रहा है ना? जी नहीं, डर किस बात की है। सबको रद्द कराने की मांग है जी। TDPL एजेंसी के साथ जितने भी एग्जाम हुए हो और अभय तिवारी जिन एग्जाम में उसका संलिप्तता पाया गया, वो सारे एग्जाम को कैंसिल करवाना होगा। आप आराम कीजिए, हमने ज़्यादा बुलवा दिया आपको, आप रेस्ट करें। तो ये तस्वीरें हैं झारखंड के प्रोटेस्ट स्थल की। हमें लगा ये चीज़ें आपके सामने लाई जाए, ज़रूरी भी है लाना, क्योंकि जब आप छात्रों के हित की बात करते हैं तो वो बातें छात्रों की आनी चाहिए, जो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। हर्षित को आपको कहूँगा, हर्षित पूरे तस्वीरों को दिखाइए। ये पूरा छात्रों का जो मंच है, मंच से ये तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस दिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद छात्रों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। छात्रों का हुजूम बड़ी संख्या में पहुंचा है और उम्मीद छात्रों का ये है कि इससे भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। अब छात्रों की अंतिम मांग ये है कि CBI जांच करवाई जाए, सिर्फ 14वीं JPSC को रद्द ना किया जाए, बल्कि TDPL के द्वारा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं सबको रद्द किया जाए। और जब तक ये मांगे सरकार सुनती नहीं है, तब तक ये प्रोटेस्ट छात्रों का अनवरत जारी रहेगा, ऐसा छात्रों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज, रांची, झारखंड। तो झारखंड के सरकार और राहुल गांधी सुने ना सुने, लेकिन देश सुन रहा है। ये छात्र जो कह रहे हैं उसका सच क्या है, और ये सच हमने आपके बीच रखने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि ये सच जब छात्र चीख चीख कर, जो कि देश का भविष्य है, वो अगर चीख चीख कर इस सच को सामने रख रहा है, तो इस सच के आधार पर ही इन छात्रों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय मिलेगा तो भविष्य सुरक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं और बात अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी कर लेते हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता के उत्सव का एक अद्भुत और अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। भोपाल के प्रसिद्ध लेक व्यू यानी बड़ा तालाब जिसे कहा जाता है, वहां एक भव्य वाटर बोट तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन की भव्यता को ध्यान में रखते हुए तैयारियों का अंतिम जायजा लेने आज कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग लेक व्यू पहुंचे। उन्होंने पूरे आयोजन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, महापौर मालती राय और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्य मंच बोट यात्रा के शुभारंभ स्थल, सुरक्षा इंतजामों और दर्शक दीर्घा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का गहराई से निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण आयोजन में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कल भोपाल की झीलों की नगरी में आजादी का जश्न पूरे गौरव और देशभक्ति के अनूठे रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। हमारे देश के ऐसा कर लो ना, हमारे अध्यक्ष जी भी तो आए हैं, आगे निकलिए, आगे आ जाओ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। भोपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती और भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद हमारी बड़ी झील है, बड़ा तालाब है। हमने निश्चित किया है कि 13 अगस्त दोपहर में 11 बजे बड़े तालाब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस नौका तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। सैकड़ों की संख्या में नाव तिरंगा यात्रा में शामिल होंगी और हजारों
देशभक्त भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नभ से लेकर जल तक हर जगह तिरंगा लहराए, यही हम सबका लक्ष्य है। भारत मां परम वैभव तक पहुंचे और एक एक नागरिक में देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हो सके, इस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। 13 अगस्त दोपहर में 11 बजे भोपाल बोट क्लब बड़े तालाब पर इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आज महापौर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कलेक्टर भोपाल और सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ हमने स्थल का मुआयना किया है, स्थल का निरीक्षण किया है। कल 13 अगस्त दोपहर 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में बड़े तालाब में ये नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विकास, स्वच्छता, शिक्षा और ऊर्जा से जुड़े 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव आम जनता और युवाओं पर पड़ेगा। सरकार का मुख्य जोर रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर रहा। बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने को लेकर है। शहरों से निकलने वाले गीले और जैविक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर नवीनीकरणीय बायोगैस बनाई जाएगी। इससे कचरा निस्तारण की समस्या दूर होगी, मीथेन गैस का उत्सर्जन घटेगा और वायु प्रदूषण पर लगाम लगेगी। साथ ही कचरा संग्रहण, प्लांट संचालन और रखरखाव के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एआई और डिजिटल कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु 430 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अतिरिक्त निजी आईटीआई की 50% सीटों पर अब नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के माध्यम से ही होगा, जिससे प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनेगी। इसी के साथ चलिए जनमत के आज के सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।